नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शाम के 4 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। हमारे इस खास शो 4 के चक्रव्यूह के साथ 4 के चक्रव्यूह में आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जो सीधे आपसे सरोकार रखते हैं। तो आज 4 के चक्रव्यूह में हमारे साथ आगरा से बड़ी खबर के साथ संजय सिंह जुड़ेंगे जो कि अस्पताल प्रबंधन की संवेदनहीनता पर जानकारी देंगे। इसके साथ ही कानपुर से राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि जय वाजपेयी के भाइयों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर जानकारी देंगे। साथ ही हरदोई की खबर की भी हम बात करेंगे जहां से आलोक हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि ट्रिपल मर्डर की वारदात को लेकर के जानकारी देंगे। सबसे पहले आज 4 खबरों में सबसे बड़ी खबर की हम बात करेंगे। आगरा में एक दंपति को मजबूर होकर के अपने बच्चे का सौदा करना पड़ा। दरअसल मोती महल के इलाके में शंभू नगर में रहने वाले रिक्शा चालक शिवचरण की पत्नी प्रेग्नेंट थी। शिवचरण ने अपनी पत्नी को यमुनानगर के जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल वालों ने 30,000 रुपए का बिल थमा दिया। पैसा ना होने का हवाला देकर लगातार शिवचरण ने अस्पताल वालों को दिया लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद मजबूरन अपना बेटे का सौदा शिवचरण को करना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन ने उनके बेटे का सौदा कर दिया जिसके एवज में उसकी पत्नी को डिस्चार्ज किया गया। फिलहाल अभी तक शिवचरण को उसका बेटा नहीं मिल पाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दें, कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश में निजी अस्पताल किस तरह का गोरख धंधा चला रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए कि जिस राज्य में आप रह रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती का दावा लगातार है, उसी राज्य में निजी अस्पताल मुख्यमंत्री के आदेशों से लगाकर सरकार के मंशा तक को पलीता लगा रहे हैं। सीधे खुलेआम सौदा कर रहे हैं बच्चे का। एक मजबूर पिता को सोचिए जिसने आखिरकार किन परिस्थितियों में अपने बेटे का सौदा अस्पताल प्रशासन के साथ किया होगा। उस प्रेग्नेंट पत्नी को जरा सोचिए जिन्होंने लगातार प्रसव पीड़ा के बाद एक बेटे को जन्म दिया। वो बेटा भी उनके हाथ में नहीं रह पाया क्योंकि निजी अस्पतालों की गुंडागर्दी, निजी अस्पतालों की मनमानी, निजी अस्पतालों की दलाली का सीधे तौर पर यह मामला है जिस पर आज हम आपको जानकारी देंगे। बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, कैसे एक निजी अस्पताल ने इस पूरे वाकये को अंजाम दिया, एक बच्चे का सौदा करके एक मजबूर पिता का फायदा उठाया, उसे खरीद लिया। उसके बेटे को, प्रेग्नेंट पत्नी को जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बदकिस्मती उस दंपति की आप देखिए कि जिस निजी अस्पताल में वे प्रसव करवाने के लिए गए थे उस निजी अस्पताल की निगाहें मासूम बच्चे पर थी कि आखिरकार कैसे वो उसको खरीद पाए। खरीद फरोख्त का ये धंधा उत्तर प्रदेश में कोई नया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य महकमे की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। ये सवाल इस बात को लेकर के खड़े करती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, जब मुख्यमंत्री की मंशा है, जब सरकार की मंशा है और दावे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो डिलीवरी है वो संस्थानों में होनी चाहिए, यानी कि संस्थागत डिलीवरी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार से लगाकर उत्तर प्रदेश की सरकार तक इसे लेकर के तमाम कवायद भी की गई, लेकिन धरातल पर हालात क्या हैं? एक निजी अस्पताल न सरकार से डरता है न सिस्टम से डरता है। वो खरीदता है तो बच्चा खरीदता है और उसके बाद ये सामने आता है कि आखिरकार कैसे गरीबों को अपने बच्चों का सौदा करना पड़ता है। वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे एक उत्तर प्रदेश के निजी अस्पताल ने एक मजबूर पिता से उसका बच्चा खरीद लिया क्योंकि पिता के पास इस अस्पताल को देने के लिए मोटी कमाई नहीं थी, मोटा पैसा नहीं था। इसी का फायदा उठाया इस अस्पताल ने। आखिरकार अब कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन सीएमएचओ से लगाकर के स्वास्थ्य महकमा इस बात को कब मजबूती के साथ रखेगा कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या है आखिरकार पूरा मामला? क्यों एक पिता को अपने बच्चे का सौदा अस्पताल के साथ करना पड़ा? जिस प्रकार से पूरा मामला 24 तारीख का है, जब एक रिक्शा चालक ने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए एक अस्पताल जेपी अस्पताल में एडमिट कराया। उसके बाद
उसके बच्चे की डिलीवरी हो गई, लेकिन वो बिल इतना था कि 30,000 रुपए बिल था, उसके लिए देना नामुमकिन था, उसके पास 1,500 रुपए थे। तो अस्पताल ने एक रास्ता अपनाया और कहा उससे कि हम आपको और पैसे दे देते हैं, यानी 1 लाख रुपया टोटल बात हुई उससे, और कहा कि इस बच्चे को हम एक महिला है जिसका बच्चा नहीं है, उनके रिश्तेदार थे, उनको दे दो, हम 1 लाख रुपए दे देते हैं। तो एक अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला, जिस प्रकार से ये मामला सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो महकमा है, स्वास्थ्य महकमा, उसमें हड़कंप मचा। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले को लेकर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि एक गरीब माँ का बेटा ले लिया गया या उसे छीन लिया गया, सीधे तौर पे कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो लॉकडाउन रहा, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा ऐसे परिवारों को जो मध्यम वर्ग के परिवार थे या गरीब परिवार थे। आज उनकी जेब में पैसा नहीं है, कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो इस प्रकार की चीजें और भी सामने आ सकती हैं। जी, लेकिन संजय, ये अस्पताल जो हम देख पा रहे हैं, जेपी अस्पताल की तस्वीरें, ये अस्पताल कोई इतना बड़ा नहीं है जहां पर इतनी ज्यादा सुविधाएं हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक डिलीवरी का जो खर्चा है वो 30,000 रुपए तक का कर दिया जाता। ये बताता है कि कैसे कोरोना काल में भी इस तरह के जो अस्पताल हैं और अस्पतालों को चलाने वाले लोग हैं वो गरीबों को लूटते हैं। सरकार के आदेशों के बावजूद भी आखिर ऐसे कैसे हो रहा है? क्यों आखिर इस अस्पताल के खिलाफ या फिर इस तरह के कई अस्पताल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य महकमे की ओर से नहीं हो पाती है? बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता दूं, यमुना पार ये इलाका है, वहाँ एक अस्पताल ऐसा नहीं है, बस दर्जनों ऐसे अस्पताल हैं जो लोगों को लूट रहे हैं। छोटे छोटे जो मकान हैं उनमें अस्पताल बनाए हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा उनकी ओर ध्यान नहीं देता। कभी ऐसी घटना सामने आती है तो एक अस्पताल को सीज कर दिया जाता है, लेकिन बाकी अस्पतालों को छोड़ दिया जाता है। वो अस्पताल सीज होने के बाद फिर दूसरे नाम से स्टार्ट कर लेता है। तो स्वास्थ्य महकमे की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो यमुनापार इलाके में इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, वह लूट का धंधा लगातार चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से आसपास के जो जिले हैं वहां से वहां मरीज पहुंचते हैं और जो एम्बुलेंस कर्मी है वो सीधे उन्हीं अस्पतालों में उनको ले जाते हैं जहां उनसे मोटी रकम छीनी जाती है, ली जाती है और कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाता है। तो इस प्रकार के अस्पतालों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। लेकिन संजय, आखिरकार ये अस्पताल किसका है जो इस तरह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के नाम पर सीधे सीधे खरीद फरोख्त का धंधा कर रहा है, सीधे सीधे गरीबों को लूट रहा है, उनकी जेब काट रहा है, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है? बिल्कुल जेपी अस्पताल है ये, जिस प्रकार से अस्पताल लगातार लोगों को लूट रहा है। एक अस्पताल यही है, ऐसा नहीं है, और भी ऐसे अस्पताल हैं जहां लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई अभी तक इसमें नहीं हुई, क्योंकि पुलिस महकमा का कहना है कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी ऐसी तहरीर नहीं आई है जिससे वो कार्रवाई कर सकें। सीएमओ आगरा आरसी पांडे ने जरूर इस बात को लेकर संज्ञान में, लेकिन उस पर कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी। और भी अस्पताल हैं, इन पे एक बार कड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये सिलसिला है रोकने का नाम लेगा। प्रबंधन का अभी कोई नहीं लगता फिलहाल के मामले में सामने आया, आगे भी क्योंकि आते बड़ा गंभीर आरोप है इस अस्पताल पर कि बच्चा खरीदा गया अस्पताल के द्वारा। क्या अस्पताल प्रबंधन ने कोई सफाई में अपनी बात कही है? पीड़ितों का क्या कहना अब इस पूरे मामले को लेकर के? पीड़ित अभी पूरे मामले को लेकर जो पीड़ितों ने बताया कि जिस प्रकार से उनके पास पैसे देने को नहीं थे और अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि आपको हम और पैसे दे देते हैं, इस बच्चे को एक जो निसंतान माँ है उसको दे दिया जाए और हम आपको पैसे दे देते हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक दबाव बन गया, एक प्रेशर बन गया कि वो क्या करे, क्योंकि अस्पताल का जो खर्चा था वो वहन नहीं कर सकता था। अस्पताल ने एक बिल उसके हाथ में थमा दिया, वो नहीं दे सकता था। इस कारण से वो असमंजस में फंस गया और कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट किया गया। 1 लाख रुपए में उसके बच्चे को रोक लिया गया और जब वो घर पहुंचा तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोग हैं, उसके रिश्तेदार, उन्होंने पूछा कि बच्चा कहाँ है। तो पूरी घटना ये सामने निकल के आई कि 1 लाख रुपए में बच्चे को रोक लिया गया। उसके बाद सारा मामला खुलासा हुआ, क्योंकि 24 तारीख की ये पूरी घटना है। उसके बाद धीमे धीमे लोगों के बीच में चर्चा हुई, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर तहरीर नहीं दी गई है। बर्बली तौर पर सीएमओ आगरा को इस बात की जानकारी दी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरी तौर पर इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। अस्पताल प्रबंधन की बात की जाए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया इस बात को लेकर तस्दीक कर सके या इस बात को लेकर कोई सफाई दे। संजय, लोगों की हालत इस कोरोना काल में कैसी है, इसका अंदाजा इस पूरे मामले से लग जाता है कि कैसे आखिरकार लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है,
पैसे नहीं हैं, रोजगार के साधन खत्म हो गए हैं। और ऐसे में सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे लोगों के साथ में कहीं किसी तरह की लूट नहीं हो, उनको चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर या दूसरी सेवाओं के नाम पर लूट नहीं की जाए। अब चूंकि सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर पीड़ित जो है इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचे, पहली बात। दूसरा ये कि क्या पीड़ितों को बाकी की राशि लौटाई गई अस्पताल प्रबंधन की ओर से 30,000 रुपए अपना खर्चा काटने के बाद, या फिर वो भी खा गए? तो वो पैसा नहीं दे पाया था, उसने पैसा नहीं दिया था तो लौटाने की बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो प्रबंधन है, प्रबंधन की ओर से कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया जिससे और भी चीजें क्लियर हो सके। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तहरीर अभी थाने पे नहीं गई है तो उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की शुरू नहीं की है। सीएमओ को वर्बली तौर पर यह बताया गया कि इस प्रकार से पूरा मामला सामने आया, उसके बाद सीएमओ जरूर कुछ चीजें तय कर रहे हैं, लेकिन पूरी तौर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई इसमें नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। जो पीड़ित है, पीड़ित की बात जरूर सामने आई कि पीड़ित ने अपनी पूरा घटनाक्रम बताया, किस प्रकार से उसने अपनी पत्नी को उस प्रसव के लिए जेपी अस्पताल में एडमिट कराया, उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम रहा, उसके जब डिलीवरी हो गई तो क्या दिक्कतें सामने आई, क्यों उसके बच्चे को 1 लाख रुपए में छोड़ना पड़ा है, या बेचना पड़ा या देना पड़ा। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जिंदा हैं। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरे मामले की जानकारी देने के लिए। और साथ ही साथ बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरह के जो अस्पताल चल रहे हैं उन पर कार्रवाई कब करेगा स्वास्थ्य महकमा, ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। अगली खबर का हम रुख करेंगे। बिकरू कांड के मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी पर कार्रवाई का डंडा पहले ही चल चुका है, और ऐसे में अब जय वाजपेयी के भाइयों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जय वाजपेयी के भाइयों पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें जय वाजपेयी के भाई फरार है और इसके बाद पुलिस ने उन पर इनाम का ऐलान किया है। तो वहीं जय वाजपेयी के तीनों फरार भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके घरों के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए सूरज सिंह कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि लगातार बिकरू कांड को लेकर एक तरफ परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का डंडा भी चल रहा है। हमारे साथ सूरज सिंह आ गए हैं, सूरज सिंह जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है बिकरू कांड के आरोपियों को लेकर के? बिल्कुल, देखिए हेमंत, आपको बता दें बिकरू कांड जब ये घटना हुई थी उसको लेकर के लगातार पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करवाया है और कहीं ना कहीं कुछ आरोपियों ने कोर्ट में भी सरेंडर किया। लेकिन सबसे बड़ी पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो आपको बता दें, बिकरू कांड के जो मुख्य आरोपी है विकास दुबे, उसका खजांची साथी जय वाजपेयी और उनके तीनों भाइयों पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। इसके तहत चलते हुए 37 करोड़ की जो कीमत की प्रॉपर्टी है उसको सील करने की, कुर्क करने की तैयारी में लग चुकी है। वहीं पर आपको बता दें जो उसके भाई भी फरार हैं उसको लेकर के पुलिस ने उनको इनाम घोषित कर दिया है और लगातार उसकी छापेमारी कर रही है। वहीं पर आपको बता दें कि पुलिस ने 82 की कार्रवाई करते हुए विकास जय वाजपेयी और उसके भाइयों के बाहर मुनादी करा के घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया है और जल्दी उसकी कुर्की की भी तैयारी कर रही है। जी हेमंत। लेकिन सूरज, आखिरकार जो बिकरू कांड के गुनाहगार है उसमें विकास दुबे को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन उसके भाई अभी तक है कहां? इस बात का पता क्यों आखिर पुलिस नहीं लगा पाई है? जी देखिए, जिस तरीके से ये जो जय वाजपेयी के जो भाई हैं वो फरार चल रहे हैं, लगातार पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, क्योंकि विकास दुबे भी जो मुख्य आरोपी था पुलिस को चकमा देके, भारी भरकम पुलिस को चकमा दे करके यहाँ से निकल चुका था, यूपी बॉर्डर क्रॉस कर चुका था। और कहीं ना कहीं पुलिस के जो सवालिया निशान खड़ा हो रहा था वो इसी बात पर खड़ा हो रहा था कि पुलिस को चकमा दे करके ये क्यों भाग गया। लेकिन वहीं पर जो बात निकल कर सामने आई थी कि विनय तिवारी के जो सचान दरोगा थे उनकी संलिप्तता सामने आई, जिनकी सूचना पर उसने इतनी बड़ी घटना की और घटना देकर के यहाँ से निकल जा चुका। वहीं पर उनके जय वाजपेयी के भाइयों को अभी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन कागजी कार्रवाई लगातार पुलिस कर रही है। उनके भाइयों को लेकर के गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई और उसको लेकर के यहाँ तक कि इनाम भी घोषित कर दिया, लेकिन पुलिस के हाथ अभी पूर्णतः तौर पे खाली हैं। सबसे बड़ा सवाल निकल करके यही आ रहा है, क्या जय वाजपेयी के भाई भी कोर्ट में सरेंडर करेंगे, पुलिस पे हाथ नहीं आएंगे? जी हेमंत।
लेकिन कहीं न कहीं पुलिस लगातार कोशिश तो कर रही है। इसके बावजूद भी अगर जय वाजपेयी के भाई इतने लंबे समय से पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं, तो ये भी सवाल कि आखिरकार कैसे पुलिस को चकमा दे रहे हैं, जब पूरा पुलिस सिस्टम जो है वो इस बात को लेकर के लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। और आप जैसे कि कह रहे हैं कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है, तो क्या एक दबाव बन पाएगा इसके बाद कि वो कम से कम जो उसके भाई हैं, 3 भाई जिनकी तलाश पुलिस को है, जिन पर इनाम पुलिस की ओर से घोषित है, वो सामने आ पाएंगे? देखिए हेमंत, आपको बता दें, जाहिर तौर पे आपको बता दें, पुलिसिंग कार्रवाई जो होगी 82 की कार्रवाई है, इसमें मुनादी करके घर के बाहर नोटिस चस्पा की गई जिसमें कुर्की होनी ही होनी है। और जाहिर सी बात है, जहां तक जय वाजपेयी के भाई की बात है, तो वो सरेंडर करें या पुलिस उसको गिरफ्तार करे, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। अगर वो इस बात पे दबाव मान करके पुलिस पे सरेंडर करते हैं कि उनकी कुर्की प्रॉपर्टी नहीं जब्त की जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पुलिस उनकी लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई करेगी और वहीं पर लगातार इनाम भी घोषित कर दिया गया है कि जल्दी पुलिस उन जय वाजपेयी के भाइयों को गिरफ्तार कर सके। जी सूरज, एक दिन पहले ही इस बिकरू कांड का जो नामित आरोपी था, आखिरी नामित आरोपी, उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं उन पर छापेमारी की जा रही, कुर्की की कार्रवाई बाकी लोगों पर भी की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार पुलिस ऐसे आरोपियों तक पहुंच क्यों नहीं पाती है? कोई सुराग अभी तक लग पाया कि आखिर जय वाजपेयी के भाई कहां गायब हो गए? बिल्कुल हेमंत, सही बात कही आपने कि पुलिस अभी तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकी, इन लोग तक क्यों नहीं पहुंच सकी। सबसे बड़ा सवाल जो निकल करके आया है, बिकरू कांड जब घटित हुआ था उसके बाद पुलिस ने जय वाजपेयी को अपने निशाने पर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ढीला ढवाली की वजह से जय वाजपेयी को छोड़ दिया गया। बाद में मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई, फिर जय वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया। वहीं पर जब उसके भाई वहां पर घर पर मौजूद थे, पुलिस तब कार्रवाई नहीं की। लेकिन समझने वाली बात यह है, जब उनके भाइयों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाती है, तब भी स्थानीय पुलिस सचेत नहीं होती, ना ही उन भाइयों को गिरफ्तारी होती है। उनको पूरा मौका दिया जाता है कि वो किसी तरीके से यहां निकल सकें और बाद में पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। सबसे बड़ा सवाल निकल करके ये आता है, जब पुलिस जान चुकी थी कि जय वाजपेयी विकास दुबे का खजांची है, उसके पैसों का लेन देन वही करता था, तो पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए उनके भाइयों को क्यों नहीं अरेस्ट किया? सबसे बड़ा सवाल निकल करके यही आया है। और पुलिस लगातार इस पर खाना पूर्ति कर रही है या अपनी पीठ थपथपा ले कि वो लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं क्या सूरज अब ये माना जाए कि जो पहले बिकरू कांड के बाद कुछ लोग बेनकाब हुए थे पुलिस सिस्टम के भीतर, जो लगातार अपराधियों के साथ, गुंडों के साथ गठजोड़ बनाए हुए थे, मिले हुए थे, और उसका नतीजा बिकरू कांड जैसे सामने आता है, क्या यह माना जाए कि अब इसके भाइयों की भी मिलीभगत पुलिस के कुछ लोगों के साथ है, या सिस्टम में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार इन गुंडों की, मवालियों की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल हेमंत, सही बात आपने कही। देखिए, जय वाजपेयी का नाम उजागर होने के बाद कहीं ना कहीं लगातार उसकी जो अन्य नेताओं के साथ फोटो भी वायरल हुई, तो लग रहा था इस तरीके से कि कहीं ना कहीं ये जय वाजपेयी अकेला नहीं है, इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कोई बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम सामने आना बाकी थे। वहीं इसके भाइयों की बात करें तो सबको इस बात की जानकारी थी कि जय वाजपेयी क्या कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी अकूत संपत्ति खड़ा कर लेना और अपने भाइयों को स्टैंड करना इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल सूरज, और इस सवाल का जवाब कितनी जल्दी मिल पाएगा इसका सबको इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हरदोई के टडियावा थाना इलाके में एक साधु और उसके बेटे समेत 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोते समय बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ईंट से कुचलकर तीनों की बेरहमी से हत्या की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। फिलहाल लगातार वारदातों का सिलसिला जारी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हरदोई से आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेंगे। आलोक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे वाकये को लेकर, किस तरह से दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया गया आरोपियों की ओर से? देखिए जी, आपको बता दें कि बीती रात में नृशंस हत्या हुई है। इसमें बाप, बेटा और बहू और उसकी पत्नी, 3 की मौत हुई है। तीनों ईंट से कुचलकर दर्दनाक मौत की गई है। आरोपी फरार हैं। एडीजी जोन सामत साहब वो भी आए थे मौके पे। उन्होंने भी कड़ी हिदायत दी है कि पुलिस इस मामले में पूरी
निष्पक्षता से जांच करें। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अक्सर देखा गया है कि आश्रम में जो लोग रहते हैं उनकी हत्याओं का अक्सर विवाद जो है जमीनी ही होता है। आश्रम के आसपास या आश्रम जिस जगह पे बना है उस जगह पे ही अपराध ये संचालित होते हैं। उसी एक ये भी एंगल है और दूसरा एंगल हो सकता है कि कोई धन या प्रॉपर्टी का मामला हो, लेकिन पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। इस वक्त मौके पे जो हमारे ये एसपी अमित कुमार हैं वो भी मौके पे हैं। 6-7 लोगों को लेके अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन आलोक, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे तो ये लगता है कि अपराधियों में कोई भय नहीं है पुलिस का, ना कानून का, ना सिस्टम का, क्योंकि हत्या की वारदात को अंजाम भी देते हैं, उसके बाद फरार भी हो जाते हैं और पुलिस अब महज जांच के नाम पर बात कर रही है कि कार्रवाई आगे बढ़ेगी। देखिए जय, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की इसलिए आती है क्योंकि जमीनी विवाद में पुलिस पड़ती नहीं है और जमीनी विवाद जो होते हैं उनमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। छोटी बात बढ़ के एक बड़ी बात बन जाती है, उसके बाद ये कत्लेआम होते हैं। जिस तरीके से नृशंस हत्या हुई है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है योगी सरकार पर कि किस तरीके से ये इस हत्याकांड का तो खुलासा हो ही, साथ में जिन लोगों में भय नहीं है उन लोगों के अंदर भय व्याप्त करने की जिला प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या अभी तक पुलिस का कहना है कितने लोग थे जो इस वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? उनको लेकर के कोई जानकारी मिल पाई है? क्या उनके नाम सामने आ पाए हैं, वो नामजद हो पाए हैं? देखिए पुलिस, जैसा हमने आपको बताया कि पुलिस कप्तान अमित कुमार मौके पे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। एसएचओ के रूम में है, 6-7 लोगों से पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक मीडिया को यह नहीं बताया गया है कि कितने लोग उसमें थे या कितने लोग नहीं थे और कितने फरार हैं। यह जरूर कहा गया है कि टीमें बनी हैं, पुलिस पूरी तरीके से तत्परता से जांच कर रही है। लेकिन आलोक, कैसे आखिरकार ये पता चला कि यहाँ पर रात को आकर के इस नृशंस वारदात को अंजाम दिया गया? किसने सूचना पुलिस को दी? क्या आस पड़ोस के लोगों ने सूचना दी? और जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था क्या तब कोई चीख पुकार नहीं मची? आसपास के लोगों को पता नहीं चल पाया? देखिए आसपास के लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी है। सुबह 6 बजे करीब सूचना पुलिस को मिली है तो पुलिस मौके पे गई है। हालांकि रात में जो वहां से पूछताछ लोगों ने, पत्रकारों ने वहां की, उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। उन लोगों को रात में कुछ नहीं पता। इसका मतलब है घात लगाकर बैठे थे ये लोग। काफी दिनों से प्लानिंग थी, वेल प्लान्ड मर्डर इसको कह सकते हैं। पूरा वाकया जिस जमीन का आप कर रहे हैं वो किसकी है दरअसल, और उस पर किसकी नजर थी? उससे तो ये साफ होता है कि आखिर इस कत्ल को, इस वारदात को किसने अंजाम दिया और पुलिस जल्द से जल्द उनके उन ऐसे अपराधियों तक पहुंच पाएगी। देखिए जरूर है, उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वो काम तो अपराधियों के लिए सही कर रही है, जल्दी रिकवरी करती है, पकड़ती है। लेकिन ये जिस तरीके से मर्डर हुआ है, देखिए हम आपको बता दें कि आश्रम के संबंधित विवाद जो होते हैं वो अपने आप में आश्रम के ही लोग समझाते हैं या गांव के प्रधान या इस तरीके के लोग इस मामले को सॉल्व आउट करते हैं। लेकिन जब सॉल्व नहीं होता है पब्लिक, फिर ये लोग जब पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कह देती है कि हमको इससे मतलब नहीं है, आप प्रशासन में बात करिए, एसडीएम से बात करिए, नपवाइए। उसके बाद ये बवाल शुरू होता है, इस तरह की हत्याएं अंजाम दी जाती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आश्रम में ये आश्रम जिस जमीन में बना है या इसके अड़ोस पड़ोस की जो जमीन है वो किसकी थी, वो अब जांच होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या पूरा मामला है। चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साधु समेत उसके परिवार की हत्यारों ने बेदर्दी के साथ हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले को लेकर के लोगों में आक्रोश भी है, साथ ही साथ लोगों ने पुलिस से भी मांग की है कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा किया जाए ताकि जो अपराधी हैं उनको सजा मिल पाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है क्योंकि बदमाश पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल आज 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।